नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। हम जो जिक्र कर रहे थे दिल्ली पुलिस के जो पेपर हैं, प्रीवियस जो पेपर लिए हुए हैं उन पेपरों के बारे में आज जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक पेपर लेके आए हैं। उसमें से जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? यानी स्वराज पार्टी का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जिक्र किया है। स्वराज पार्टी 1923 में किसके द्वारा ये स्थापित की गई थी? ये आपका एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ये क्वेश्चन, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा है। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किसने की थी? आपके मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू प्लस हम जिक्र करेंगे चित्तरंजन दास का भी। चित्तरंजन दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किसने जैसे जिक्र किया था, किसके बारे में जिक्र करते हैं? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में किस पार्टी की स्थापना की थी? आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसका जैसे जिक्र किया था। चित्तरंजन दास का जैसे जिक्र करते हैं, ये दोनों ही क्या थे? आपके चित्तरंजन दास और दोनों ही वकील थे भी। क्या थे? आपके वकील। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्या थे? आपके वकील थे। ये चीज भी आप क्लियर करो। वकील थे, एडवोकेट थे, ठीक है, अधिवक्ता का जैसे आप जिक्र करते हो, वकील थे। इसके अलावा अब स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया? अभी जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, आईएनसी पहले ऑलरेडी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो स्थापित हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो थी, ये सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, चाहे चित्तरंजन दास का जब हम जिक्र करते हैं, मोतीलाल नेहरू का जब हम जिक्र करते हैं। तो 1923 में स्वराज पार्टी क्यों बनी हुई, ये जानकारी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये चीज जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ता है। आपने सुना होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का जैसे जिक्र करते हैं, कौन सा आपका? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। किसने शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और इसके नेता भी रहे हैं। महात्मा गांधी के साथ मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास वगैरह, विठल भाई पटेल का जैसे जिक्र करते हैं, और भी बहुत से ऐसे नेता इनके साथ जुड़े रहे हैं। चिंतामन केलकर का जैसे जिक्र करते हैं। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, महात्मा गांधी ने 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद भी, चोरा चोरी घटना के बाद इस आंदोलन को क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। यानी असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में, अप्रैल 1922, चोरा चोरी घटना के बाद। क्यों? क्योंकि चोरा चोरी घटना जो हम पढ़ते हैं वो एक चोरा चोरी घटना का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो चोरा चोरी घटना जो हुई थी, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी, पुलिस वाले जल गए थे। उस घटना के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। इसीलिए अब ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास वगैरह जो नेता थे, ये नाराज हो गए थे महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी को कहा भी हम क्या है, आज़ादी की तरफ जा रहे थे, भी हमें आज़ादी मिल जाती, आपने ये आंदोलन वापस क्यों लिया? तो महात्मा गांधी से नाराज होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन सी पार्टी की स्थापना करी थी? आपके जनवरी 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब 1923 में जब इन्होंने स्थापना की, उसमें से चित्तरंजन दास का हम जिक्र करते हैं, मोतीलाल नेहरू का जैसे जिक्र करते हैं, और एक आपके है नरसिंह चितामन केलकर भी, नरसिंह चितामन केलकर, और एक विठल भाई पटेल भी इनके साथ थे भी। अब मोतीलाल नेहरू तो इसके क्या थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे भी। क्या थे? इसके अध्यक्ष। यानी मोतीलाल नेहरू को तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और चित्तरंजन को बनाया गया था सचिव भी। क्या बनाया गया था? सचिव। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी स्वराज पार्टी जो बनी थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसे हम पढ़ते हैं ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी व उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसी तरीके से स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मोतीलाल नेहरू। क्या थे? मोतीलाल नेहरू। ये चीज आपको पढ़ना चाहिए भी, ठीक है। अब स्वराज का जो मतलब क्या होता है, एक चीज, हर एक चीज का आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। स्वराज का अर्थ होता है, अर्थ मतलब अपना राज भी। क्या होता है? अपना राज, यानी अपना राज होना चाहिए। स्वराज, सवे का राज भी। क्या होता है? सवे का राज, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो, इस चीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, इस चीज में जिक्र करें, इसके बाद सचिव बनाए गए थे। अब एक चीज ये भी क्लियर होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है मोतीलाल
नेहरू भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के भी क्या रहे, अध्यक्ष रहे हैं। 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में अमृतसर के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो बैठक हुई थी, इस बैठक के अंदर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे आपके, मोतीलाल नेहरू भी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी 1919 में क्या घटना घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस घटना के बाद में अमृतसर के अंदर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंदर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो आपके मोतीलाल नेहरू। इसके बाद में 1928 में जैसे जिक्र करते तो 1928 में कोलकाता अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू क्या बने थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये चीज आप क्लियर करना, इस चीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट भी होता है। और खासकर मोतीलाल नेहरू के बारे में आप पढ़ो भी कि 1861 में इनका जन्म हुआ था और 1931 में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु। ये चीज भी आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, जो आपका चित्तरंजन दास का जैसे जिक्र करते हो, चित्तरंजन दास से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है आपका, इसको किस नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से भी। किस नाम से, देश बंधु। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है अभी, देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास के नाम से चित्तरंजन आपका एक इंजन यानी रेलवे का इंजन का कारखाना भी है आपका वेस्ट बंगाल में भी। कहां जिक्र करोगे, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये हम जिक्र कर रहे थे स्वराज पार्टी का, और स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ था, ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चोरा चोरी घटना के बाद में महात्मा गांधी से नाराज हो गए थे कुछ नेता, और नाराज होकर इन्होंने किसकी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासन के दौरान कनौज सभा, क्या है कनौज सभा, निम्नलिखित संप्रदाय के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए आयोजित किया गया था। राजा हर्ष हुए हैं, वर्धन वंश के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हर्षवर्धन का वैसे जिक्र भी किया है हमने हरियाणा जीके के अंतर्गत। हर्षवर्धन की 2 राजधानी रही, आपको ध्यान होना चाहिए, एक थानेसर का जिसे जिक्र करते हैं, और दूसरी क्या थी उसकी, कनौज। ठीक है भी, जिसे जिक्र किया है कनौज सभा भी, यानी हर्ष राजा का जैसे जिक्र किया है, हर्ष वर्धन वंश का हर्षवर्धन जैसे जिक्र करोगे, क्या जिक्र करोगे, हर्षवर्धन के समय में कनौज सभा हुई, ये भी क्या हुई है, कनौज सभा। तो ये कनौज सभा किस संप्रदाय से संबंधित थी, ये जिक्र किया है, यानी किन संप्रदाय के सिद्धांतों के प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी। आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो हमें ध्यान जिक्र करें इस चीज के, महायान। ठीक है भी, महायान संप्रदाय, महान संप्रदाय के प्रचार प्रसार करने के लिए कनौज सभा का आयोजन हुआ था। किसके काल में हुआ था, हर्ष के काल में भी। किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में। और आपको ध्यान होना चाहिए, इसी हर्षवर्धन के काल में कौन आया था आपका, ह्वेनसांग आया था। कौन आया था आपका, ह्वेनसांग आया था। ये पूरी जानकारी वैसे दे रखी, आप पढ़ना इस चीज के बारे में। तो कनौज सभा का जैसे जिक्र करते हैं महायान, ये महायान आपको ध्यान होना चाहिए बौद्ध धर्म की एक शाखा है। बौद्ध धर्म का जैसे जिक्र करते बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म की क्या एक शाखा, एक आपकी महायान है और दूसरी आपकी कौन सी है, हिनयान। ये चीज पढ़ने के लिए भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब कनौज सभा जो हुई है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हुई है। भी कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ आपका, भी 4 बौद्ध संगीतियां हुई है, भी 2 जैन संगीतियां हुई है, 4 क्या हुई थी आपकी बौद्ध संगीतियां हुई है। तो 4 बौद्ध संगीतियां जो हुई है, कई बार इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो हमें 5वीं बौद्ध संगीति के बारे में भी जानकारी मिलती है। भी 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई है, किसके काल में हुई है 5वीं बौद्ध संगीति, कहते हैं हर्ष के काल में हुई है। कहां पर हुई थी, कहते हैं कनौज में। वो 5वीं बौद्ध संगीति नहीं है, वो आपकी कनौज सभा हुई थी, सिर्फ एक धर्म को, एक संप्रदाय को लेकर। किस संप्रदाय को, महायान। अगर पूरे बौद्ध धर्म को लेकर एक चर्चा होती, पूरे बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा होती हिनयान महायान का, तब हम उसको एक बौद्ध संगीति मानते। ये एक सिर्फ सभा थी, इसलिए हम 4 ही बौद्ध संगीतियां मानते भी। कितनी बौद्ध संगीतियां आपकी, 4 बौद्ध संगीतियां। ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि बौद्ध संगीतियों से संबंधित भी आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित है, बाणभट्ट इसके लेखक हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको हमने दे रखी है पहले भी।
बता भी रखा है इनके बारे में, और इनके बारे में विस्तृत नोट्स बनाकर भी आप सब बच्चों को दिए हुए। अगर ना देखे हैं तो आप जो पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई उनके बारे में भी देखो, और वीडियो भी देखने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि मैं जहां तक देख रहा हूं दिल्ली पुलिस के जितने भी मैंने पेपर देखे हैं, जितने भी क्वेश्चन उठा रहे हैं हमें, ये क्वेश्चन आपके करवाए हुए हैं ऑलरेडी, परंतु देखना पड़ेगा किस क्लास में कहाँ करवा रखे, ये तो आप देखोगे सभी बच्चे, ठीक है। तो जैसे जिक्र करें 4 बोध संगीतियां हुई है, कितनी हुई है? 4 है बोध संगीतियां हुई है, 4 बोध संगीतियां। प्रथम बोध संगीति का जैसे जिक्र करते हैं, प्रथम हुई है, दूसरी का जैसे आप जिक्र करोगे, तीसरी बोध संगीति का जैसे आप जिक्र करोगे, और चौथी बोध संगीति का आप जिक्र करोगे, ठीक है भाई। चौथी यानी कितनी बोध संगीतियां हुई है? 4 बोध संगीतियां हुई है। प्रथम का जिक्र करते हो तो 483 ईस्वी पूर्व। सबसे पहले आपको थोड़ा सा संध्यान होना चाहिए, 483 ईस्वी पूर्व। यानी क्या लिखोगे यहां पर? बोध संगीतियां। समय का ध्यान करोगे, सन कौन सा था? 483। इसके 100 साल बाद ही 383 ईस्वी पूर्व क्या हुई थी? दूसरी बोध संगीति हुई थी। फिर हम जैसे जिक्र करते 250 ईस्वी पूर्व एक और बोध संगीति हुई थी, और चौथी हुई थी 78 ईस्वी पूर्व या फर्स्ट ईस्वी, प्रथम ईस्वी का जैसे आप जिक्र करते हो। अब राजा आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 483 जब जिक्र करते हैं ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही, ठीक है, मृत्यु के तुरंत बाद ही बोध संगीति हुई थी। किसके काल में हुई थी? अजात शत्रु के काल में भी। राजा कौन था? हर्यक वंश का अजात शत्रु था, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जगह का जैसे जिक्र करते हैं भी, कौन सी जो जगह थी वो आपकी राजगृह, क्या थी? आपकी राजगृह। और जिक्र करें भी इसका एक अध्यक्ष भी होता था भी। कई क्वेश्चन रिपीट होने हैं यहां से, छोटा सा क्वेश्चन है आपका भी 4 बोध संगीतियां, परंतु यहां से आपके लगभग 20-25 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रथम 483 ईस्वी पूर्व अजात शत्रु के काल में राजगृह जगह थी, राजगृह में हुई थी, मगध साम्राज्य की जो राजधानी रही है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप भी। कौन थे? महाकश्यप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। यानी प्रथम बोध संगीति और महाकश्यप इसके कौन थे? अध्यक्ष, ठीक है, महाकश्यप। दूसरी थी 383 ईस्वी पूर्व, राजा कौन था? कालाशोक, शिशु नाग वंश का जैसे जिक्र करते हैं, कालाशोक भी। कालाशोक। जगह का जिक्र करोगे तो आपकी वैशाली रहेगी, क्या रहेगी? आपकी वैशाली। अध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हो तो सभा कामी भी, क्या थे आपके? सभा कामी। तीसरी बोध संगीति हुई थी 250 ईस्वी पूर्व, राजा कौन था? मौर्य वंश का आपका अशोक। कौन था आपका? अशोक, बड़ा प्रतापी राजा के रूप में जाना जाता है। जगह का जिक्र करते हो तो आपकी पाटलिपुत्र भी, क्या है? पाटलिपुत्र। और जिक्र करोगे अध्यक्ष कौन थे तो मोगलीपुत्र पुत्तिस भी, मोगलीपुत्र तीस, यानी मोगलीपुत्र तीस क्या था? इसका अध्यक्ष था। अशोक के काल में तीसरी जो बोध संगीति हुई थी। चौथी बोध संगीति का 78 ईस्वी पूर्व का जैसे जिक्र करते हैं तो राजा कौन था? कुषाण वंश का बड़ा प्रतापी राजा कनिष्क। जगह का जिक्र करोगे तो कुंडल वन। और अध्यक्ष का जिक्र करोगे तो वसुमित्र भी, क्या था? वसुमित्र। और अश्व घोष भी, क्या था? अश्व घोष। ये इसलिए मैं इनके बारे में बार बार आपको बताता हूं भी, यहां से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए जिक्र करते हैं चीज के बारे में। यानी चौथी बोध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में, कुंडलवन भी। अब कई बार बच्चे क्या है, कुंडलवन जो आपका है ये J&K में अभी जम्मू एंड कश्मीर में है। कुंडलग्राम और कुंडलवन में भी फर्क करना भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है भाई। यानी बहुत बार देखा है मैंने ऐसे बच्चों को, और बताया भी आप सब बच्चों को भी। परीक्षा है ना, एक ऐसी चीज होती है, परीक्षा के समय में हम भूल जाते हैं भी क्या सही क्या गलत, ठीक है। यानी परीक्षा के समय में हमारा ध्यान है ना, एग्जाम फोबिया, परीक्षा का डर हो जाता है ऐसा भी, तो हम कुंडलवन और कुंडलग्राम में फर्क भूल जाते हैं। कुंडलवन में चौथी बोध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में, जबकि कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडलग्राम आपका बिहार में है, जबकि कुंडलवन आपका कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और इसी बोध संगीति, चौथी बोध संगीति में बौद्ध धर्म के 2 भाग हो गए थे आपके, हीनयान व महायान भी। हीनयान व महायान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी किस बोध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, तो आपकी थी ये चौथी बोध संगीति कनिष्क के काल में, कुंडलवन में, जहां पर है बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था आपका। एक था आपका हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध
अरे बड़े बेहतरीन तरीके की क्या आपको आंकड़े दिए हुए हैं, कोशिश किया करो वहां से पढ़ने की भी, ठीक है। तो ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव करवाए गए थे। ये भी दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। यानी एक वायसराय का जैसे जिक्र किया है भी, किस वायसराय के समय में भारत के 11 राज्यों में क्या करवाए गए थे, चुनाव करवाए गए थे। 1937 की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है ये, 1937, ठीक है भी। 1937 में 11 राज्यों के अंदर जो चुनाव करवाए गए थे, उन राज्यों के बारे में जैसे भारत के राज्यों का जैसे जिक्र कर रहा है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव करवाए गए थे? तो आपको ध्यान होना चाहिए, वायसराय जो था लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है भी। लॉर्ड लिनलिथगो जो है ये रहा था 1936 से लेके 1944 तक भी। यानी भारत का वायसराय कब से कब तक रहा था? वायसराय, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्या था ये आपका वायसराय, ठीक है भी, वायसराय रहा है। तो कब तक से कब तक रहा है? 1936 से लेके 1944 तक। और 1937 में आप जिक्र करोगे, इसी के समय में क्या हुआ था, भारत के 11 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे। ये आपका क्वेश्चन था। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में क्या हुआ था, ये चुनाव हुए थे 1937 में, 1936 से लेके 1944। अब लॉर्ड लिनलिथगो का जब आप जिक्र करोगे, कई घटनाएं घटी थी भी। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय का जैसे जिक्र करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने जिक्र किया इस चीज के बारे में। जैसे 11 राज्यों में चुनाव हुए थे भारत के 1937 में, लॉर्ड लिनलिथगो था उस समय। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भी लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्सन मिशन आया था आपका, क्रिप्सन मिशन का जैसे जिक्र करते हैं, क्रिप्सन मिशन का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपका ध्यान होना चाहिए। क्रिप्सन मिशन 1942 में जो आपका आया था, ये भी किसके समय में आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, लॉर्ड लिनलिथगो समय। वेरी वेरी। दूसरा विश्व युद्ध का जैसे हम जिक्र करते हैं भी, दूसरा विश्व युद्ध, तो दूसरा विश्व युद्ध भी किसके दौरान, किसके कार्यकाल में हुआ था? ये भी आपका 1939 से लेके आप पढ़ोगे 1945। तो 1939 से लेके 1945 किसके काल में था? लॉर्ड लिनलिथगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हम पढ़ तो एक रहे थे क्वेश्चन जैसे आपका पूछा, परंतु ये घटनाएं भी आपको पढ़ना भी, भारत छोड़ो आंदोलन है या क्रिप्सन मिशन का जैसे जिक्र करते हैं, या जैसे आपका प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो किस शासक के दौरान, ठीक है, सॉरी, दूसरा विश्व युद्ध का जैसे जिक्र करते हैं, तो दूसरा विश्व युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ था? तो आपका लॉर्ड लिनलिथगो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक चीज और भी कई बार क्वेश्चन आता है, 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था भी। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था भी। अकाल मींस ड्रोट, क्या होता है इंग्लिश में? ड्रोट। तो 1943 में बंगाल में जो भयंकर अकाल पड़ा था वो भी किसके समय में पड़ा था? आपके वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। अब एक चीज आपका ये क्लियर आ रहा है, जैसे वायसराय हम जिक्र कर रहे हैं भी, ये थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत बार आपको इन चीजों के बारे में ऑफलाइन भी आपको बहुत बार बताया है, ऑनलाइन भी जैसे जिक्र किया इसमें लाइव। वायसराय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भी, वायसराय क्या होता है, या गवर्नर जनरल क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या होता है। कई बार इसके बारे में बताया, फिर भी थोड़ी सी बेसिक सी मैं जानकारी आपको फिर और बता देता हूं इस चीज। अंग्रेज आए थे भारत में, जैसे आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में। अंग्रेजों का जब जिक्र करते हैं, सबसे पहले बंगाल के ऊपर अधिकार किया था, बंगाल के क्षेत्र के ऊपर, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। बंगाल का गवर्नर जनरल जैसे जिक्र करते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर करना आपको। बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग था भी, वारेन हेस्टिंग। कई क्वेश्चन आपके पढ़ने हैं, एक क्वेश्चन तो आपका ये, अगर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो आपका कौन था? वारेन हेस्टिंग। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, फिर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल में। तो भारत का गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम वेटिंग, ठीक है भी, ये क्लियर करना। 1828 का जैसे हम जिक्र करते हैं,
लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसके बाद में हुआ क्या, 1857 की क्रांति हुई, 10 मई 1857 को भी। 10 मई 1857 की क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का जो गवर्नर जनरल नियुक्त कर रखा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत में डायरेक्ट ब्रिटेन का, यानी ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन की महारानी ने अपना राज स्थापित कर लिया 1858 में। अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, खुद का राज का स्थापित कर लिया, तो ब्रिटेन की जो महारानी है, महारानी, और ब्रिटेन की महारानी ने अपना एक सचिव नियुक्त कर दिया। भी क्या नियुक्त कर दिया, आपका एक सचिव नियुक्त कर दिया, नुमाइंदा भेज दिया भारत में शासन करने के लिए। और ये सचिव को किस नाम से जानते हो आप, वायसराय के नाम से, वायसराय के नाम से। तो 1858 में जब आप पढ़ोगे, प्रथम वायसराय जो बना था आपका लॉर्ड कैनिंग। भी कौन बना था आपका, लॉर्ड कैनिंग। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पहले बंगाल का गवर्नर जनरल आपको याद हो, फिर भारत का गवर्नर जनरल आपको याद होना चाहिए। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में आपको ध्यान हो, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था और ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में राजकाज ले लिया था भारत का और अपना एक सचिव नियुक्त कर दिया, जिसको किस नाम से, वायसराय के नाम से जानते हैं। और वो वायसराय प्रथम कौन था, आपका लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम भारत का गवर्नर जनरल पूछे 1857 की क्रांति के बाद जिसे खत्म हुआ था ये पद, तो आपका कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था। और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। अब क्वेश्चन ये कई बार ये आता है, जैसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अब ये भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से पहले वायसराय का पद चलता रहा, जिसे लॉर्ड लिंथिंगो का मैंने जिक्र किया था। भारत आजाद होने के बाद में भारत में फिर ये भारत के गवर्नर जनरल का पद आ गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद आ गया था, आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी आजाद भारत का जिसे जिक्र करते, आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर कोई है, प्रथम है गवर्नर जनरल जो आपका है, तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अंग्रेज का भी जिक्र कर सकते हो, प्रथम अंग्रेज जो भी था आजादी के बाद। और अंतिम का जैसे जिक्र करते, तो अंतिम जो भारत का गवर्नर जनरल था वो सी राजगोपालाचारी। कौन था आपका, यानी अंतिम का जैसे जिक्र करोगे, अंतिम कौन था भारत का, अंतिम वह प्रथम भारतीय भी, प्रथम है भारतीय भी आप जिक्र कर सकते हो। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, भी प्रथम भारतीय, अंतिम और प्रथम भारतीय जो था वो आपका सी राजगोपालाचारी, जिसको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, सी राजगोपालाचार्य। यानी सी राजगोपालाचार्य जो थे वो आपके प्रथम भारतीय भी थे और अंतिम भी थे भी। उसके बाद में इस पद का क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और इसकी जगह जो पद सृजित हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति का पद। किसका, भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। और संवैधानिक मुखिया भी होता है, और तीनों सेनाओं का क्या होता है, वो सर्वोच्च सेनापति भी होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे, वैसे इन वायसराय से संबंधित, गवर्नर जनरलों से संबंधित जैसे जिक्र करते हैं, और बंगाल के गवर्नर जनरल से संबंधित अगर हमारी एक अलग वीडियो बनेगी, हम जो आपका आधुनिक भारत है, यूरोपियनों का जो आगमन है, उसी के दौरान इनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में बहुत से गवर्नर जनरल आए थे, कुछ के अच्छे भी परिणाम थे, कुछ के बुरे भी परिणाम थे, उन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है भी, समय समय पर आए हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन का जिक्र करते हैं, लॉर्ड डलहौजी का जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड रिपन का जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड मेयो का जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड वेल्जली का जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जैसे जिक्र करते हैं। अलग अलग समय में बहुत से भारत के अंदर लॉर्ड मेकाले का जैसे जिक्र करते हैं। अलग अलग जो गवर्नर जनरल, वायसराय और बंगाल के वारेन हेस्टिंग का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, इन्होंने अलग अलग जैसे काम किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जैसे स्थायी बंदोबस्त का हम जिक्र करते हैं।
अलग अच्छे अच्छे काम भी किए भी उन्होंने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मैंने कई बार आपको बताया भी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की तो कब्र ही भारत में भी कहां पर है, कब्र भी। तो बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था आपका, जैसे जिक्र कर रहे थे इस चीज के बारे में, ये चीज आपको समझनी ही है वाली बात, अभी सिर्फ समझना है आपको और कुछ नहीं है इस चीज के अंदर। ठंडा पानी पी के ठंडे दिमाग के साथ इसको समझना है। भी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, इनमें फर्क क्या है, ये फर्क ही आपको सिर्फ थोड़ा सा आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जिक्र करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में भी, यानी भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी सघनता कहां है। स्तूपों का जैसे जिक्र किया भी, सबसे ज्यादा स्तूप कहां है। सघनता मतलब होता है अधिक भी, सघनता का मतलब क्या लेते हो आप, अधिक लेते हो भी। सबसे ज्यादा सघनता भारत के किस राज्य में, राज्यों का जैसे जिक्र किया भी, जैसे क्वेश्चन क्या है, भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी सघनता कहां है, यानी भारत में सर्वाधिक स्तूप भी, भारत में सर्वाधिक स्तूप कहां है भी, ठीक है भी। राज्य जी हैं आपके एमपी का जैसे जिक्र किया है, एक दूसरा जो आपका बिहार जैसे जिक्र किया है इन्होंने, तीसरा जैसे जिक्र किया आपका यूपी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है, और चौथा जिक्र कर रहे हैं आपके एचपी भी, क्या लिख रहा है आपका हिमाचल प्रदेश भी। तो सबसे ज्यादा जो स्तूप भारत में आप जिक्र करोगे तो मध्य प्रदेश में भी, कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर। वेरी वेरी, यानी सर्वाधिक जो स्तूप है, सघनता का हम जिक्र करते हैं तो कहां पर, आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप जैसे जिक्र करोगे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप है, और दूसरा जिसे आप जिक्र करते हो बरहूत का स्तूप भी, ठीक है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्तूपों का जिसे जिक्र करते हैं, ये किस धर्म से संबंधित, आपको ध्यान होना चाहिए, बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित है भी। किससे संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो सर्वाधिक स्तूप जो आपके भारत के किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। सांची के स्तूप का जैसे जिक्र करते हैं, विश्व विरासत सूची में शामिल है, ये विश्व विरासत सूची में शामिल है। कब शामिल किया गया था, 1989 में भी, 1989, यानी विश्व विरासत सूची में जो शामिल आपका सांची का स्तूप किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। बरहूत का स्तूप भी आपको पता होना चाहिए कहां पर है, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश, ये तो वैशाली जिले में है, वैशाली का जैसे जिक्र करते हो, ठीक है, वैसनगर के पास। और बरहूत का स्तूप ये सतना जिले में भी, किस जिले में, सतना। वैसे तो कभी घूमने जाओ, इनका भ्रमण करने जाओ, तब आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, अशोक जो हुआ है राजा, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कहते हैं भी उन्होंने लगभग 84,000 स्तूप बनाने का काम किया था। और सर्वाधिक जो स्तूप बनाए थे आपके, वो कहां पर बनाए गए थे, मध्य प्रदेश के अंदर। तो सर्वाधिक संगनता जो अगर स्तूपों की अगर कहीं मिलती है तो हमें किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, कुछ ही ऐसे आपके जो स्तूप है भारत में जो अभी सुरक्षित है, इसके अलावा बहुत से स्तूप तो क्या हो गए, अभी खंडित हो गए हैं, यानी विध्वंस हो गए हैं। खासकर सुंगवंश का जैसे जिक्र करते हैं, सुंगवंश के दौरान, सुंगवंश के काल में भी अनेक हजारों जो आपके स्तूप, उन स्तूपों को क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा जो बरहूत का स्तूप है, ये सुंगवंश के एक शासक के द्वारा बनाया गया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पुष्यमित्र सुंग का जैसे जिक्र करते हैं, पुष्यमित्र है सुंग, तो पुष्यमित्र सुंग ने किस स्तूप का निर्माण किया था, बरहूत स्तूप का निर्माण किया था। इसके अलावा बिहार में आपका नालंदा में जैसे जिक्र करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, खासकर बोध गया का जो स्तूप है बड़ा महत्वपूर्ण है। यूपी उत्तर प्रदेश में आप सारनाथ का जैसे जिक्र करते हैं, जहां महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, धर्म चक्र परिवर्तन जिसका नाम जानते हैं हम, यानी सबसे पहले उपदेश जो दिए थे उसको किस नाम से, धर्म चक्र परिवर्तन। वहां पर भी क्या एक स्तूप है। तो ये चीज भी आप पढ़ने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं बरहूत का जो स्तूप है ना, इतिहासकारों ने अलग अलग बातें की है। एक इतिहासकार ने तो यही भी कहा है भी बरहूत का जो स्तूप है अपने समय के समाज का दर्पण कहा जा सकता है, यानी अपने समय का समाज का दर्पण कहा जा सकता है। ये किस स्तूप के बारे में लिखी हुई है, बरहूत के स्तूप में, किस राज्य में, सतना मध्य प्रदेश का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्तूप का जैसे आप जिक्र करते हो, तो वो कौन सा स्तूप है, चेनेटी का स्तूप भी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भी हरियाणा का, तो हरियाणा में कौन सा आपका, चेनेटी, ठीक है, चेनेटी का
स्तूप है। और चनेटी का स्तूप हरियाणा के किस जिले में है? तो आपका यमुनानगर भी। क्या? यमुनानगर। यमुनानगर के जगाधरी के पास जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है, जगाधरी। और जगाधरी से 3 किलोमीटर दूर चनेटी गांव है, उस गांव के अंदर ये चनेटी के स्तूप है। कहते हैं महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ का क्या किया था? भ्रमण किया था। तो आज इतने क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।